तो इस वीडियो में हम डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और ये क्वेश्चन जो है हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूँ, जो सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। और एक बात और, मैं ज़रा ये लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन और ये, ठीक है, इनकी हमारे क्वेश्चन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इन 3 लाइनों की आपने इसके अलावा जो बाकी लाइन्स हैं उन पर फोकस करना है। हम गिवन डाटा अपना हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपकी शाफ्ट है, उसके लिए आपको 2 रिलेशनशिप दिए गए हैं, एक ये डायमीटर डी के लिए और एक आर के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, और शाफ्ट जो है आपकी, उसका जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू है ये, और ये जो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, आपके पास बेंडिंग मोमेंट कम्प्लीटली रिवर्स बेंडिंग मोमेंट है और स्टेडी टॉर्जन है। थोड़ा सा मैं इसका ज़रा बता दूं कि कम्प्लीटली रिवर्स बेंडिंग मोमेंट से क्या मुराद है। ठीक है, ये जो आप ये देखें, कम्प्लीटली रिवर्स बेंडिंग मोमेंट से ये मुराद है कि ये जो आपका फासला है और ये जो आपका फासला है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, मान लें कि ये आपका पॉइंट है और एक ये आपका पॉइंट है, ये पॉजिटिव m है, ये नेगेटिव m है, तो m माइनस एम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो मेन कंपोनेंट है बेंडिंग मोमेंट का वो हो गया 0। ठीक है, जब उसने कह दिया फुली रिवर्स बेंडिंग है, फुली रिवर्स बेंडिंग है, इसमें बेंडिंग का वर्ड आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट मुराद लिया जा रहा है यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम इस क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम थोड़ा इसको जूम इन करें तो हमें पता ये चलता है कि इस कर्व के हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की एक यूनिक वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मीन कंपोनेंट तो 0 है लेकिन इसका अल्टरनेटिंग कंपोनेंट 0 नहीं है। तो जो एम ए की वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है और वो कितनी है, वो है जी 70 न्यूटन मीटर। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं अपनी स्टेडी टॉर्जन की। ठीक है, तो स्टेडी टॉर्जन भी आप देख लें, स्ट्रेट लाइन है और हर पॉइंट पे आपको सेम वैल्यू मिल रही है, इसलिए स्टेडी टॉर्जन है। तो इसमें इसका अल्टरनेटिव कंपोनेंट इक्वल टू 0 होगा और जो इसका मीन कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आपको गिवन है जो कि 45 है। ठीक है, और हमें इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी बता दिया गया। ठीक है, और रिलायबिलिटी गोल बता दिया गया है। ठीक है, और फिर हमें ये भी कहा गया कि रिलायबिलिटी गोल 50% यूज़ करें। मैं इसकी थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस में चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। इस क्वेश्चन में ये हिस्सा मैंने खुद लिखा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमें क्लास में सर ने 90% के साथ भी कराया और 50% के साथ भी कराया। ठीक है, तो मैं उसकी डिटेल में थोड़ी देर में जाऊंगा अभी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बेसिक इंट्रोडक्शन मज़ीद दे दूं इस शाफ्ट के बारे में और ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनके बारे में। ठीक है, तो 1 मिनट ज़रा हम अपने देख लें, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, हो रही है, गुड। तो ये मैंने शाफ्ट यहाँ पर ड्रॉ की है और ये जो है आपका, ये आपका कैपिटल डी है, ये आपका स्मॉल डी है और ये जो है आपका ये डी आर है। ठीक है, और ये आपका एक सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पे, इसका रेडियस आर है, इस वाले का भी रेडियस जो है वो आर है। तो आपके पास 2 रेडियसेस हो गए, 2r, एक ऊपर एक नीचे। इस हिस्से को मैंने उठा के मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा सकूँ। तो देखें यहाँ पे, फिर ये आपका r हो गया, ये भी आपका r हो गया, ये आपका dr हो गया, ये सारा फासला। ठीक है, और ये जो सारा फासला है ये आपका d हो गया। तो यहाँ से हम एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे कि d इज़ इक्वल टू dr प्लस 2r। तो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप ये जो फासला है, डेफिनेटली मैंने टू द स्केल ड्रॉ नहीं की हुई, लेकिन चलें अगर मैं थोड़ा सा इस वाइट लाइन को, थोड़ा कर्व को अगर मैं यहाँ मूव कर दूँ और इसको थोड़ा यहाँ मूव कर दूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको रेस कर पाता तो मैं आपको रेस कर देता, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि आप इमेजिन करें ये वाइट वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं है, ये ऊपर हो गया है, इसके रेडियस और इस डी आर, फिर डी आर ये बन जाएगा ना,
डी आर ये बन जाएगा अगर ये रेड वाली लाइन में नीचे ले जाऊँगा। तो डेफिनेटली होगा ये कि डी आर में जब आप 2r ऐड करेंगे तो आपको डी के बराबर आ जाएगा। सिंपल सा रिलेशनशिप है, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन में ना कुछ रिलेशनशिप्स और गिवन है, और वो रिलेशनशिप क्या है कि हमारा जो r है दैट इज़ इक्वल टू d/20, और जो हमारा d है स्मॉल d इट इज़ इक्वल टू 0.75 d। अच्छा, तो हमने करना क्या है एक्चुअली, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, आपको बताता हूँ। ये जो रिलेशनशिप है d इज़ इक्वल टू dr+2r, आपने dr की कोई वैल्यू अज्यूम करनी है। मान लें वो वैल्यू आप अज्यूम करते हैं 20.5, ठीक है। और 20.5 और वो जो रिलेशनशिप दिए हुए आपको d/20 एंड d इज़ इक्वल टू 0.75d, इन दोनों को आपने इस्तेमाल करके और dr को इस्तेमाल करते हुए आपने ये सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी, dr आपने एज्यूम की होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे कि आप d/dr रेशो आपको मिल जाएगी, और एक आपको मिल जाएगी r/d रेशो। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की मदद से आप टेबल में रेफ़र करके एक तो आप के एफ़ की वैल्यू निकाल लेंगे और के एफ़ एस की वैल्यू निकाल लेंगे, और क्योंकि आपके पास आर भी होगा तो आप क्यू और क्यू एस की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये बात होगी। फिर आपने क्या करना है, तो ठीक है, तो जब आपने d/dr r/d रेशो का इस्तेमाल करके के एफ़ और के एफ़ एस की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो आपके पास एक तो इस फॉर्मूले में के एफ़ और के एफ़ एस की वैल्यू आ जाएगी, इधर भी टी एम की वैल्यू आपको पता है क्या है, ठीक है, और एम एम जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, टी ए जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और जो एम ए है उसकी वैल्यू आपको पता है क्या है। ओके, तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप यहाँ पुट कर सकेंगे ए को और बी को, ठीक है। ये एस में एलिप्टिक इक्वेशन की वैल्यू है। फिर ये जो एस ई की वैल्यू है, इस एस ई की वैल्यू, और दूसरी बात देखें, ये जो एस वाई की वैल्यू है ये में गिवन है, ठीक है, रह जाती है तो इस एस ई की बात रह जाती है, एस ई स्क्वायर की बात। तो फिर ज़रा वापस जाते हैं, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और वो ये वाला पोर्शन है एंड्योरेंस करेक्शन का। क्योंकि हमें एस ई गिवन नहीं थी तो हमें एस ई फाइंड करनी होगी, और वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो हम इसको रेफ़र करके फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डी आर की वैल्यू अज्यूम की, ठीक है, आर और डी की वैल्यू उसकी मदद से हमने फाइंड की, और इन रिलेशनशिप्स की मदद से भी। फिर हमने d/dr निकाली, फिर हमने के एफ़ और के एफ़ एस की वैल्यू निकाली, क्यू और क्यू एस की वैल्यू निकाली, हमने हमारे पास फिर ए और बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए अपनी एस ई की वैल्यू, तो उसके लिए हम एंड्योरेंस करेक्शन करेंगे। एंड्योरेंस करेक्शन के अंदर हमारे पास जो है ना ये सारी कैलकुलेशन तो चलें आपको पता है किस तरह हो रही है, ठीक है। बस आप एक बात याद रखें कि जो के बी है आपका साइज़ फैक्टर, उसके अंदर ये एज्यूम डायमीटर आ रहा है डी आर, ठीक है। और के ई रिलायबिलिटी गोल हमारा डेफिनेटली 90% है। पहले तो हम 90% लेके करेंगे ना। 90% का मतलब है कि के ई की वैल्यू होगी 0.897, यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। तो उसके ये दोनों वैल्यूज यूज़ करने के बाद आपके पास आएगी एस ई की वैल्यू, ठीक है। ये सब डाटा जब आप वापस यहाँ पुट करेंगे, आपके पास जो डी आर की वैल्यू आएगी ना, इट शुड बी इक्वल टू द अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। और अगर ये नहीं आती तो फिर आपने क्या करना है, ये जो आंसर आएगा ना इसका डी आर का, इसको फिर आपने अपनी अज्यूम वैल्यू दोबारा बनाना है। मसलन मैं कहता हूँ कि आपने 20.5 अज्यूम किया, उसकी मदद से ये सारा डाटा आपने निकाला, ठीक है, ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, एंड्योरेंस करेक्शन की, सब कुछ, आपका आंसर आता है 21 मान लें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अब कि अब आप ये सारी कैलकुलेशन जो, अच्छा एक और बात, ये जो सारी कैलकुलेशन है आर डी डी आर वाली, ये आप दोबारा करेंगे, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि के एफ़ और के एफ़ एस की वैल्यू का मैंने करके देखा है और सर ने भी बताया है, बहुत थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। के एफ़ और के एफ़ एस की वैल्यू में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस पड़ता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने वो जो नई 21 वैल्यू आएगी उसको रिप्लेस कर देना, यहाँ पे 21 लिख देना,
और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, रिलायबिलिटी गोल 90% ही रहेगा। फिर जो हमारा आंसर आएगा ना ऐसी की वैल्यू, उसको आपने दोबारा यहाँ पुट करना है, ठीक है। देखें KF और ये जो KFS है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये एज इट इज़ ही रहेगा। आपने सिर्फ ये वैल्यू दोबारा कंप्यूट करके यहाँ पुट कर देनी है, आप फिर आपने दोबारा देखना आपका आंसर क्या आएगा। तो फिर आपके पास आंसर आएगा 21.3 मान लें। फिर आप दोबारा 21.3 को यहाँ पे पुट करेंगे, दोबारा ऐसे ही निकालेंगे और दोबारा यहाँ पुट करेंगे, फिर आपके पास आंसर 21.3 आएगा। तो फिर क्या होगा, आपकी एज्यूम्ड वैल्यू जो है वो इक्वल टू उस वैल्यू की होगी जो कि एस्मी एलिप्टिकल अप्रोच से आ रही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं फिर क्या करना है हमने। मैं ये देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, गुड, ओके। तो हम वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है आर कंप्यूट करने तक का, बल्कि डी कंप्यूट करने तक का, वो मैं आपको पावर पॉइंट पे करके दिखाता हूँ कि किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो हम इस अपने रेफरेंस के लिए हम इस फिगर को दोबारा पिक कर लेते हैं क्योंकि हमें इस फिगर की ज़रूरत है, ठीक है। चलें जी, मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ और अब हम इसको शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका DR है, ये आपका D है, ये आपका R है, ये आपका R है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो DR है ना दैट इज़ इक्वल टू 20.5 एज्यूम्ड, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने वो जो रिलेशनशिप शुरू में क्वेश्चन में हमें गिवन थे, D इज़ इक्वल टू 0.75D एंड R इज़ इक्वल टू D/20, हमने इसका यूज़ करना है। मैं भी थोड़ी तक बताता हूँ कि हमने किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले हम वो बेसिक इक्वेशन बनाएंगे कि D इज़ इक्वल टू DR प्लस 2R, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो रिजल्ट्स हैं इनको यहाँ पुट करें आप, ठीक है। तो D क्या आ रहा है आपके पास 0.75D, ठीक है। DR आपका एज इट इज़ रहेगा और प्लस 2R की जगह क्या आ जाएगा D/20, ठीक है। तो ये 2 1 2 2 10 20 और दैट ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.1D, ठीक है, क्योंकि D/10 इज़ इक्वल टू 0.1D ही बनता है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और इक्वेशन हम राइट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू DR। तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास DR इज़ इक्वल टू 0.75D माइनस 0.1D, ठीक है। तो DR की वैल्यू आपने अज्यूम की हुई है, ये इसको आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी 20.5 इज़ इक्वल टू, ये आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 0.75 माइनस 0.1 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.65D। तो आपको D की रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 31.53 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो D है इसको आपने यहाँ पुट कर देना। अच्छा, एक मैंने गलती की है, ये कैपिटल D है यहाँ पे, ये कैपिटल D है, ठीक है, स्मॉल d नहीं है वो। अच्छा, आपने इसको यहाँ पुट किया तो R इज़ इक्वल टू 31.53 डिवाइडेड बाय एक मिनट, हाँ, डिवाइडेड बाय 20 आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.5766 मिलीमीटर्स, ठीक है। फिर वो वैल्यू आप जो आपने पहले कैलकुलेट की थी D इज़ इक्वल टू 0.75D, जो भी वैल्यू है आपके पास आ रही है 31.53, वो आप पुट करेंगे तो आपके पास आपके स्मॉल d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 31.53, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 23.65, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, DR हमने निकाल ली, एज्यूम किया था कि 20.5 है, D जो है वो है 23.65। अच्छा, एक बात आपको और बता दूँ, ये D निकालने के लिए आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, DR की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 20.5 और R आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास 23.65 आना चाहिए, ठीक है। तो ये एज्यूम थी और D की वैल्यू ये आ गई आपके पास, R की वैल्यू आपके पास हो गई 1.576, ठीक है। और कैपिटल D की हमें इससे आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अगर मैं आपके पास वापस पिछले फिगर्स में जाऊँ
इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे इस पोर्शन का। इस पोर्शन का सिर्फ इतना रोल है कि ये हमें डी आर, आर और डी की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प देगा। आगे सारा काम जो है इस पोर्शन का, क्योंकि हम जो डी आर फाइंड कर रहे हैं वो इस पोर्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड दिस पॉइंट, ठीक है, बियॉन्ड दिस पॉइंट, इससे आगे हमारा कंसर्न है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम निकालेंगे अपनी डी बाई डी आर रेशो, ठीक है। यही सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास आएगी 1.153, और अगर आप आर बाई डी आर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगी 0.077। अब आप जाएंगे अपने टेबल्स में, ठीक है। टेबल को ज़रा मैं रेफ़र कर लूँ। देखें जी, ये आपके पास फिगर है आपकी। अगर आप देखें गौर से आपकी शाफ्ट को, तो आपकी शाफ्ट देखने में ऐसी लगती है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको यहाँ पे फिगर ये वाली फिगर और इस वाली फिगर से कंसर्न है। डी बाई डी आर आपको पता है, आर बाई डी ये है, और ये जो डी बाई डी है इसकी जगह आप यूज़ करेंगे डी बाई डी आर, ठीक है। तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी के एफ़ की वैल्यू निकालेंगे, और फिर आपके पास आर बाई डी भी पता है और डी बाई डी सेम है डेफिनेटली, तो आप उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे के एफ एस की वैल्यू भी निकालेंगे। और वो जो वैल्यूज़ आपके पास आती हैं के एफ़ और के एफ एस की, के एफ़ आपके पास आता है जी आपका 1.81, अच्छा आई एम सॉरी, ये के एफ़ की वैल्यू नहीं है। जो अगर हम वापस टेबल पे जाएं, वो जो वैल्यूज़ हैं वो के टी और के टी एस की हैं, ठीक है। तो के टी और के टी एस की जो वैल्यूज़ आपके पास आती हैं, के टी की वैल्यू आपके पास आ गई 1.9, के टी एस की आ गई 1.5, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ चाहिए, आपको चाहिए क्यू और क्यू एस। आर आपको पता है क्या है, ठीक है। अब आप सिंपली नॉच रेडियस वाले टेबल पे जाएंगे और वहाँ से निकाल लेंगे ये वैल्यू, ठीक है। तो नॉच रेडियस हमारे पास आ रहा है 1.577, कुछ यहाँ पे लाई करता है, और जो एस यू टी है आपका वो है 1126, ठीक है। तो वो अगर हम जी पी ए के रिस्पेक्ट से देखें तो वो कर्व कहीं यहाँ पे लाई करेगा, समवेयर हेयर, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, इसको फिर इधर आप ट्रेस करेंगे तो Q की वैल्यू आपके पास आती है 0.9, और QS की वैल्यू भी जो आती है, अगर आपने ये कर्व ज़रूर बनाना है यहाँ पे, क्योंकि दिस कर्व लाइज समवेयर इन बिटवीन, ठीक है। आप यहाँ पे लाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो तकरीबन 0.9 ही वैल्यू आती है। तो सॉरी, Q की जो वैल्यू है आपके पास, ज़रा फुल स्क्रीन कर लूँ फिर से, Q की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 0.9 आ रही है, और QS की जो वैल्यू है वो भी 0.9 आ रही है। इसको आप फार्मूला में पुट करेंगे, जो के एफ़ निकालने का फार्मूला था, के एफ़ इज इक्वल टू 1 + Q के टी माइनस 1, और के टी एस का फार्मूला भी यही है, यहाँ पे एस आ जाएगा और यहाँ पे क्यू एस आ जाएगा। तो के एफ़ की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.81, और के एफ एस की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.45, ओके। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे सीधे जाते हैं पीडीएफ की तरफ, और बाकी सब कुछ हम वहीं से करेंगे। तो आपके पास के टी एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ तक कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट कर ली है हमने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी जो एस्मी एलिप्टिकल इक्वेशन है उसको देखना है, ठीक है। वो ये है, ठीक है, और उसमें ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ठीक है। ये फुली रिवर्स बेंडिंग और स्टडी टॉर्जन का केस है। उसमें जो मीन कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है आपकी बेंडिंग मोमेंट का, और टॉर्शन का अल्टरनेटिव कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है। तो उसके बाद जो इक्वेशन बचती है वो ये बचती है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आप के एफ़ की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, और के एफ एस की पुट कर दें, एम ए और टी एम की वैल्यू हमें पता है, तो आपके पास ए की वैल्यू ये आती है और बी की वैल्यू ये आती है, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास एस वाई भी है, हमारे पास बी भी है, हमारे पास ए भी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन है जो कि 2.5 है। बस हमारे पास नहीं है तो हमारे पास एस ई की वैल्यू नहीं है, एंड्योरेंस लिमिट की। वो हम कैलकुलेट करेंगे एंड्योरेंस करेक्शन के ज़रिए, ठीक है, एंड्योरेंस करेक्शन, ठीक है। तो के ए जो है आपका सरफेस फैक्टर है, और
ये आपको सारा पता है, मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह करना है पिछले वीडियोस में। तो ए की वैल्यू 4.51 ये कैसे आ रही है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, अगर मेंशन ना किया हो तो आप एज्यूम कर लेते हैं इट इज़ मशीन्ड। तो अगर मैं आपको उस टेबल पे दूसरे टेबल पे ले जाऊँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा मेरे ख्याल से वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ वो टेबल, ठीक है, दिया हुआ है, ये है। तो ए की जो वैल्यू है एमपीए में है तो ये आ जाएगी, और एक्सपोनेंट की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। तो ये देख लें फिर आप, ए की वैल्यू ये पुट की हुई है और ये बी की वैल्यू है, और ये आपका एस यू टी है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, फिर ये वैल्यू आती है। के बी की वैल्यू ये है, ये याद रखें, या एज्यूम डायमीटर है डी आर, ठीक है, इसकी बुना पर आप सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और के सी लोड फैक्टर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन, बेंडिंग लेना है, एक्सियल लेना है, टॉर्जन लेना है, तो बेंडिंग ले लेंगे जो कि 1 है। टेम्परेचर फैक्टर भी आप 1 लेंगे। रिलायबिलिटी गोल 90% है पहले पार्ट के लिए, तो वो आपके पास आएगा ये, ठीक है। आप एंड्योरेंस करेक्शन यूज़ करेंगे, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगी एस ई इज़ इक्वल टू 337.85 मेगापास्कल। उसको आप यहाँ पुट जब करते हैं ना, तो आपके पास जो डी आर की वैल्यू आती है वो आती है 21.27 मिलीमीटर, जबकि हमारी डी आर की वैल्यू क्या थी 20.5। तो इसका मतलब है कि हमारी जो एज्यूम डायमीटर की वैल्यू है उससे हमें जो एस्मी एलिप्टिकल की वैल्यू मिल रही है दे आर नॉट इक्वल। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू दोबारा हम यूज़ करेंगे, सारी प्रोसेस दोबारा करेंगे, ठीक है, यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, इस स्टेप से। लेकिन हमें एक बात बता दूँ, ये सब करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एट द एंड इस सब का पर्पस था कि हम के एफ़ की वैल्यू निकालें और के एफ एस की वैल्यू निकालें। 21.27, 20.5, इवन 22 तक आपकी के एफ और के एफ एस की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रहती हैं, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ आपको 20.5 से लेकर 23 तक, 24 तक मेरे ख्याल से आराम से आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगी। आपको ये सारा स्टेप यहाँ तक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो के एफ और के एफ एस की वैल्यू हमें पता है हमें सेम है। इसका क्या मतलब है कि ये जो ए है ये सेम रहेगा और जो बी है ये भी सेम रहेगा, ठीक है। तो फ़र्क किस पे पड़ेगा? फ़र्क सिर्फ एस ई पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें एंड्योरेंस करेक्शन को, एंड्योरेंस करेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर आता है जो डायमीटर पे डिपेंडेंट है, और वो है आपका साइज़ फैक्टर। इस 20.5 की जगह आ जाएगा 21.27, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू आ रही है 0.897, एक तो ये जो 0.897 है ना, ये तो के ई की वैल्यू है, और ये जो 0.897 आ रहा है ये आपकी वैल्यू है के बी की, ये चेंज हो जाएगी बस, ठीक है। तो ये मैंने नीचे किया हुआ है, देख लेते हैं, ठीक है। 21 किया तो 0.894 आ गई, तो यहाँ पे अच्छा ये मैंने उल्टा कर दिया है, ये फिर आप के ई ले लें और ये आप के बी ले लें, तो वो हो गई 0.894, ठीक है। तो अब आपके पास एस सी की वैल्यू आ रही है 336.729, ठीक है। तो आप ऊपर जाएँ, यहाँ पे देखें पहले क्या आ रही थी वैल्यू, पहले आ रही थी ये 337.85 और अब 336 हो गई है। तो इसको आप यहाँ पुट करें, इधर आपके पास अब वैल्यू आ रही है 21.3 मिलीमीटर। ये अभी भी बराबर नहीं है, 21.7 इज़ नॉट इक्वल टू 21.3, ठीक है। तो सॉरी 21.7 नहीं है, 21.27 है। तो अब आप इस सारी स्टेप दोबारा करेंगे, आपकी थर्ड इटरेशन है। पहली इटरेशन तो वही होगी ना जो आपने एज्यूम की थी, ठीक है। तो अब सेकंड इटरेशन आप लेंगे, थर्ड इटरेशन हो गई, और मैंने यहाँ पे पुट किया, बस सिर्फ इस पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अब हम दोबारा करेंगे, 21.3 लेंगे, के बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आती है 0.893, ठीक है। और आपके पास 336.67 आ गया, ठीक है। आपने डी आर में वैल्यू पुट की, आपकी ये आ गई। तो इसका मतलब जो आपने एज्यूम्ड वैल्यू ली थी वो अब इसके बराबर हो गई है, ठीक है। परफेक्टली आपका आंसर करेक्ट हो गया। अब हमें करना है ये सारा कुछ रिलायबिलिटी फैक्टर 50% के लिए। तो वापस ज़रा इस एंड्योरेंस करेक्शन वाली जगह पे जाते हैं, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ के भी चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द साइज़। अगर 20.5 ले तो तब भी उसकी वैल्यू यही आएगी, फ़र्क सिर्फ के ई पे पड़ेगा। पहले 90% था तो 0.897 आ रहा था, और अगर आप 50% पे चले जाएँ तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो नीचे जाते हैं और दोबारा देखते हैं क्या हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो के बी की वैल्यू 20.5 और 0.897 ही आएगी,
और के ई की जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। अब हम दोबारा देखते हैं तो एस ई को क्या हो रहा है। पहले एस ई क्या आ रही थी 335 या 336 आ रही थी, अब कितनी हो गई 376 हो गई है। इसको अब यहाँ पे पुट करें तो आपका आंसर 20.5 मिलीमीटर एग्जैक्टली आ रहा है, ठीक है। तो हमने जो यानी हमारी पहली इटरेशन ली थी कोइंसिडेंटली उस पर ही आ रहा है आपका, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। तो अभी देख लूँ ज़रा क्या टाइम हुआ है। ओके, अच्छा अब मैं आपको ज़रा कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखा दूँ। ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे पुट करना बहुत हेक्टिक काम है बार बार, क्योंकि आपको अपने कैलकुलेटर को दोबारा रिफ़्रेश करना पड़ेगा, दोबारा आपको के बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द साइज़। तो मैं आपको उसका एक आसान हल बताता हूँ। आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करें, एग्ज़ाम के लिए नहीं, डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो अच्छा, मैं एक मिनट ज़रा अपना वाईफाई ऑन कर लूँ, क्योंकि मुझे इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। तो एक मिनट ज़रा मैं इसको एग्जिट कर लूँ यहाँ से। रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग इज़ वर्किंग। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट है desmos.com, इस पर आपने जाना है, मैथ टूल में जाना है, ग्राफिंग कैलकुलेटर पे चले जाना है। आपको मैं सारा लिखना बताता हूँ कि वो सारी इक्वेशन आपने टाइप किस तरह करनी है। यहाँ पे आप लिख लें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपने सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। तो सबसे पहले आप जो इसका आउटर मोस्ट पोर्शन है उसको देखें, वो क्या है 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट डालें 1/3, फिर आप ये वाला फैक्टर लिखें और फिर आप ये वाला सारा फैक्टर लिख के, सॉरी लेट्स गो बैक अप हियर, ठीक है। ये वाला सारा फैक्टर ए वाला बी वाला, चलें आपको मैं ये लिख के दिखाता हूँ सिर्फ, ठीक है। 21.27, बल्कि इससे ऊपर जाते हैं, और कोई ली हुई है मैंने यहाँ पे, नहीं ये पहले ही है। तो इसको हम ज़रा टाइप करके मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे किस तरह इसको टाइप करना है, ठीक है। इसको मैं अपने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो रेज़ टू पावर 1/3 सबसे पहला वाला फैक्टर आ गया आपके पास, फिर आप 2 ब्रैकेट्स डालें, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरी ब्रैकेट से जिसकी रेज़ टू पावर हो रही है 1/2। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है कि आपने स्लैश डालना है, ये वाला स्लैश, तो ये फ्रैक्शन ओपन कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्लैश डाली, इसने फ्रैक्शन डाल दी। ऊपर आपने क्या लिखना है 16 टाइम्स आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि 2.5 है, और यहाँ पे आपने लिख देना पाई, ठीक है। सिर्फ पी आई लिखना तो पाई को खुद ही कन्वर्ट कर देगा वो यहाँ पे। फिर से आपने यहाँ पर वही काम करना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, आपने 2 ब्रैकेट्स डालनी है, इनको स्क्वायर करना है, फिर आपने उनको ऐड कर देना है, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड कर दिया, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये देखें यहाँ पे आप, मैं ये वाला फैक्टर लिख रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। एक इसके लिए जगह बना रहा हूँ, दूसरी इसके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं दोबारा, हम दोबारा स्लैश डालते हैं तो फ्रैक्शन आ जाएगी। न्यूमरेटर में क्या है 253.4 जो कि ए की वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 337.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6। अच्छा, आपने 10 रेज़ टू पावर 6 किस तरह लिखना है, आपने 10 लिखना है और रेज़ टू पावर 6 कर देना है, ठीक है। बस ये करना है आपने। तो रेज़ टू पावर मतलब आपने ये वाला सिंबल डालना है, तो वो वहाँ पे उसको खुद ही ले जाएगा पावर में। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब आप जाएं साइड पे और यहाँ पे फिर आप स्लैश का सिंबल डालें, न्यूमरेटर में आप लिख लें 113.016 डिवाइडेड बाय 1130 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। तो ये आपकी डी की जो वैल्यू आ रही है ना, ये आपकी आ रही है मीटर्स में, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है आ रही है, इसको मैं पकड़ता हूँ, और सॉरी इसको ना डी आर कहना बेहतर था, ठीक है। तो डी आर इज़ इक्वल टू, अच्छा वो मुझे अब कैलकुलेट नहीं करने दे रहा, इसकी क्या वजह है, डेफिनेटली आर की कोई ना कोई मीनिंग होगा यहाँ पे, इसलिए नहीं करने दे रहा। तो आपने डी लिख लें, आप यहाँ पे ज्यूम कर लें कि डी है। तो ये जो वैल्यू मैं इसको कहता हूँ y इज़ इक्वल टू, आपने इक्वेशन ज़रूर बनानी है क्योंकि वरना वो कैलकुलेट नहीं करके देगा। अगर मैं ऐसे ही लिखूँगा ना मल्टीप्लाइड बाय 1000, अच्छा कर रहा है वो, सॉरी। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। बल्कि हम ना इसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस कर लेते हैं, जो भी आपके कैलकुलेटर पे आंसर आता है ना उसको आपने
मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना, 21.27 आ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हम दोबारा जब डायमीटर की वैल्यू ज़ूम करते हैं सिर्फ और सिर्फ एंड्योरेंस करेक्शन पे में एंड्योरेंस लिमिट में के बी की वैल्यू को फ़र्क पड़ता है साइज़ फैक्टर को। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे 337 की जगह जो अगली वैल्यू आ रही है वो पुट कर देंगे। तो पहले हमारी देखें वैल्यू क्या आ रही थी, पहली जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 337.85। जब आप इसको दोबारा करेंगे तभी आ जाएगी 336.729। तो मैं वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, 336.729। अब जो इसने 213 निकाल के दिया है, मैं नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ मैंने नीचे क्लिक करना है तो ये नेक्स्ट टैब खोल देगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 21.3 मिलीमीटर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और हमारे शाफ्ट डिज़ाइन में ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देख लें, इस तरह के मैंने एक्सपैंड कर दिया। अच्छा, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया अब सारा का सारा, इसमें हमने सारी बात डिस्कस कर ली है। तो अब हम जाएंगे और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। ओके, तो अब हमने पिछला क्वेश्चन कर लिया, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रोटेटिंग सॉलिड स्टील शाफ्ट है आपके पास, पॉइंट बी को ज़रा मैं मार्क कर दूं, कहाँ पर है पॉइंट बी, पॉइंट सी पर बेरिंग्स जो हैं और उसकी वजह से फिक्स्ड हैं, और यहाँ पर एक गियर लगा हुआ है और वो गियर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो वो गियर देखने में कैसा होगा, ठीक है, मान लें कि ये ऐसा गियर है, उसके टीथ लगे हुए हैं बाहर की तरफ, ठीक है। जब ये घूमता है तो साथ इसको भी घुमाता है, ठीक है। तो इसको ज़रा एक्चुअली रेस कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह काफ़ी रहे। ओके, तो ये जो गियर है आपके पास, इसका जो डायमीटर है वो है 150 मिलीमीटर, ठीक है। जो फोर्स F एक्ट कर रही है इस गियर के ऊपर, वो एक्ट कर रही है एट द एंगल ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। जो शाफ्ट है वो ट्रांसमिट करती है टॉर्क एट पॉइंट ए। ये याद रखें, ये जो टी ए है, दिस इज़ नॉट अल्टरनेटिंग टॉर्क, ये सिर्फ बताएगा कि इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। तो ये ऐसे करके एक्ट कर रही है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ये याद रखें आप, ठीक है। तो शाफ्ट इज़ मशीन्ड, इसका मतलब है कि अगर हमने एंड्योरेंस करेक्शन कैलकुलेट करनी होगी, जिसमें सरफेस फैक्टर है आपका, सरफेस नहीं दूसरा कोई फैक्टर है, उसकी वैल्यू आप हाँ सरफेस फैक्टर ही, सॉरी, मशीन्ड है तो आप फिर डिटरमिन कर पाएंगे कि क्या है वो। एस वाई यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पता है, यू टी की वैल्यू पता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पता है, ठीक है। मिनिमम अलाउेबल डायमीटर फाइंड करना है, किसका, इस शाफ्ट का, ठीक है। और कहाँ पर फाइंड करना है, ऑफ द 250 मिलीमीटर सेक्शन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और मैं आपको वो डायमीटर, वो एरिया आइडेंटिफाई ज़रा करवा दूँ वो कौन सा है, ठीक है। वो कहता है क्वेश्चन आपका कि ये जो आपका एरिया है 250 मिलीमीटर, यहाँ पर आपने जो शाफ्ट का डायमीटर है वो फाइंड करना है, ठीक है। और उसने करो बताई हुई, एज्यूम शार्प फिलेट रेडियाई एट द बेरिंग शोल्डर्स फॉर एस्टिमेटिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स। अच्छा, KT और KTS की वैल्यू आपको टेबल 7.1 से मिलेगी, ठीक है। वो भी मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ, कभी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, सारा गिवन डाटा अपना एनालाइज करते हैं, ठीक है। वो हमें देख लें, यहाँ पे डायमीटर गिवन है, यील्ड स्ट्रेंथ, UTS, TA, और मैंने मेंशन किया हुआ है कि TA डज़ नॉट मीन अल्टरनेटिंग कंपोनेंट, इट इज़ द टॉर्क एक्टिंग एट पॉइंट A, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है, और डायमीटर फाइंड करना फॉर द सेक्शन 250 मिलीमीटर, और यील्डिंग एनालिसिस और फटीग फेलियर एनालिसिस से करना है। जब आप यील्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो आपके पास स्टैटिक फेलियर थ्योरीज आ जाती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जी N इज़ इक्वल टू योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ इक्वल टू योर अलाउेबल स्ट्रेस। मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा भी क्या था, बट आई थिंक आई रोट इट डाउन, देखते हैं एक मिनट ज़रा, यहाँ पे आता है, ठीक है, SY डिवाइडेड बाई सिग्मा मैक्स, SY बाय सिग्मा मैक्स, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करते हैं जब आप फैटीग फेलियर थ्योरीज की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि
आप एस्मी एलिप्टिकल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। ओके, हम ज़रा देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, हो रही है। तो अब हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, हमने फिगर आउट करना है कि ये फुली रिवर्स बेंडिंग है या स्टडी टॉर्जन है। क्वेश्चन में हमें उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ इट्स फुली रिवर्स बेंडिंग और व्हाट, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन के अंदर हमें ना दो बातें लिखी हुई मिलेंगी। ये एक रोटेटिंग शाफ्ट है, ठीक है, और ये ड्रिवन है बाय अ गियर एट डी। तो इसका मतलब ये है कि आप अज्यूम कर सकते हैं यहाँ से कि जो शाफ्ट की रोटेशन है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है जैसे शाफ्ट रोटेट कर रही है वो कांस्टेंट है, और जब वो कांस्टेंट होगी तो उसकी वजह से होने वाली जो टॉर्जन होगी वो भी कांस्टेंट होगी, ठीक है, यानी स्टडी होगी, स्टडी होगी, ठीक है। कैसे मैं पता चला? क्योंकि वो रोटेट कर रही है। क्वेश्चन में ये लिखा नहीं हुआ लेकिन लिखना चाहिए था कि इट्स रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और ये बात मैंने सर से कंफर्म की थी, ठीक है। तो अब अज्यूम कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे मूव कर रही है, लिहाजा स्टडी टॉर्जन है। स्टडी टॉर्जन का मतलब है कि अल्टरनेटिव कंपोनेंट ऑफ टॉर्जन इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड मीन कंपोनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ 340 न्यूटन मीटर, तो हम कह देंगे जो टॉर्जन का जो मीन कंपोनेंट है दैट इज़ इक्वल टू 340 न्यूटन्स पर मीटर। फिर दूसरी हमारी बात आती है बेंडिंग की। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ज़रा जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। मान लीजिए कि शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रही है ऐसे, ये जो फोर्स यहाँ कर रही है ना, वही फोर्स ये पॉइंट ए है, जब ये शाफ्ट रोटेट करके आएगी ना इस पे पॉइंट बी पे, तो वही फोर्स उधर लग रही होगी। फ़र्क क्या होगा? साइन डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वल फोर्स लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही है एट बोथ हैंड्स, ठीक है, ठीक है। तो ये फासला आपका सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, इसका मतलब फोर्स सेम रहेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव एम माइनस एम, तो एम माइनस एम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से हमें पता चलता है कि द वैल्यू ऑफ योर मीन बेंडिंग मोमेंट इज़ इक्वल टू 0 एंड अल्टरनेटिंग इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने ये अल्टरनेटिंग कंपोनेंट मोमेंट का फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जाते हैं अब, ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया। पेन में ज़रा ऑन कर रहा हूँ। तो हमें पता चल गया हमारा मेन कंपोनेंट क्या है। फिर हमें मोमेंट फाइंड करना है, अल्टरनेटिंग मोमेंट। अल्टरनेटिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो अच्छा, ये सारे स्टेप्स जो मैंने किए हुए हैं, ये स्टेप मुझे करने से पहले ये फोर्स फाइंड करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताना था 4824 कैसे आ रही है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, शायद ये आगे पीछे हो गया। तो मैं दोबारा ज़रा इसको नीचे जाकर देखता हूँ कि वो मैंने किधर ये काम किया हुआ है। ये मैंने वो काम किया हुआ है, ये वाला पोर्शन मुझे पहले करना चाहिए था, ठीक है। तो खैर एम ए जो है ना वो फोर्स इंटू डी है। डी आपको पता है कि आपका 0.1 है। अब आपने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स आप किस तरह फाइंड करेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस आ जाता है, फोर्स इंटू रेडियस, सॉरी। तो वो आप किसका लेंगे यहाँ पे? रेडियस। रेडियस आप लेंगे इस शाफ्ट का, ठीक है, ये वाला आप रेडियस लेंगे, ये रेडियस आप लेंगे, ठीक है। तो डायमीटर हमें पता है 150 मिलीमीटर है, ठीक है। फोर्स पहले फाइंड करनी है। तो योर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स बाय रेडियस, ठीक है। और हम फोर्स का लेंगे एफ कॉस 20 कंपोनेंट। कॉस कंपोनेंट क्यों लेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो टी हमें पता है क्या है, आर भी हमें पता है क्या है, सिर्फ ये नहीं पता। तो हमारे पास फिर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। हम इसको रीअरेंज कर देंगे रिस्पेक्ट टॉर्जन की जो वैल्यू है 340 है, रेडियस आपका डायमीटर डिवाइड बाई 2 है, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आएगी। तो आपके पास एट द एंड जो वैल्यू आएगी ना फोर्स की, आएगी 4824, ठीक है। अब हाँ, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि हमने ये वाला कंपोनेंट क्यों यूज़ किया है। देखें, ये आपकी शाफ्ट है, यहाँ पे ऐड कर रही है फोर्स एफ और वह ऐड कर रही है एंगल 20 डिग्रीज़ के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ, अगर मैं इसका ये ट्रायंगल बना दूँ कि यार ये आपका ट्रायंगल एफ है, ये आपकी एफ एक्स कंपोनेंट है और ये एफ वाई है, और ये आपका एंगल 20 डिग्री है।
तो हम पहले साइन थीटा की वैल्यू लगाते हैं। साइन 20 इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन 20 डिग्रीज एंड सिमिलरली एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस कर लेते हैं, कॉस 20 इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एफ एक्स डिवाइड बाय एफ। तो कॉस 20 इज इक्वल टू, अच्छा ये बन जाएगा एफ कॉस 20 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यानी एफ एक्स डायरेक्शन में आपका एफ कॉस 20 ऐड कर रहा है और वाई डायरेक्शन में एफ साइन 20 ऐड कर रहा है। मैं यहाँ पे उसको विजुअलाइज करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जी आपका ऐड कर रहा है एफ एक्स कंपोनेंट जो कि है एफ कॉस 20 और ये जो कंपोनेंट ऐड कर रहा है वो है एफ साइन 20। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए दोबारा मैं बनाता हूँ। देखें, जो आपका एफ साइन कंपोनेंट है ना, अच्छा मैंने एफ साइन कंपोनेंट जो है वो ऐसे ऐड कर रहा है एट सेंटर ऑफ द गियर। ये शाफ्ट को रोटेट करने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपका जो एफ कॉस 20 कंपोनेंट है वो ऐसे करके ऐड कर रहा है। जो एफ कॉस 20 है, जो एफ एक्स कंपोनेंट है, इट इज़ एक्टिंग टेंजेंट टू द गियर, जिस वजह से गियर में रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर हमने फॉर्मूले की बात करनी थी टी इज इक्वल टू एफ इंटू आर की, तो इस एफ को हम वही फोर्स लेंगे जो कि रोटेशन कॉज करती है, ठीक है। तो ये वजह हमारा एफ कॉस 20 लेने की, ठीक है। तो वापस अब उस तरफ जाते हैं हम। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने एफ क्यों ली। अगला हमारी बात ये आ जाती है कि हमने मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट इज इक्वल टू वही चीज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो वापस अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो फोर्स जो लग रही, जो आपने सेक्शन, जो अंडर कंसिडरेशन सेक्शन है ना, वो ये वाला है जिसके लिए हमें डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने यानी जो फोर्स कैलकुलेट करनी है, या तो आप पॉइंट सी के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करेंगे या पॉइंट बी की। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने पॉइंट सी के रिस्पेक्ट से करनी है पॉइंट बी के रिस्पेक्ट से? आप इस शाफ्ट का फ्रंट व्यू लेंगे, इसके बेंडिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, उसको देख के आपको पता चलेगा हमें पॉइंट सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है या पॉइंट बी पे मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन उसी के लिए की हुई है। यहाँ से ये मुझे बाद में करनी चाहिए थी, पहले कर दी है मैंने, ठीक है। तो अभी मैं इसका सारा रिजल्ट आपको निकालना सिखाता हूँ, लेकिन आप देख लें कि ये बन रही है। शेयर फोर्स डायग्राम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये है, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट सी पे, और यहाँ पे जो आ रहा है एम बी जो है वो छोटी वैल्यू है, 340 आ रही है वो, ठीक है। अच्छा, आपके जहन में एक और क्वेश्चन है कि ये तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? देखें, आपके पास ना दो तरह के मोमेंट्स होते हैं। एक आपके पास जो मोमेंट होता है ना, वो होता है इस तरह का, बीम जो बेंड होती है वो इस डायरेक्शन में बेंड होती है, इसे कहते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग यानी आप कह रहे हैं स्माइलिंग फेस जो नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है। और ये स्माइल है, तो स्माइल का मीन, अगर कोई चीज़ स्माइल कर रही है तो इट मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। और अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऐसे करके। इसे कहते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। और डेफिनेटली अगर कोई चीज़, और हॉगिंग का क्या मतलब है, हम जब स्माइली फेस सैड बनाते हैं तो हम इस तरह करके बनाते हैं, है ना। तो सैड इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया। तो अगर हम कह रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि बीम जो है वो इस तरह करके मूव कर रही है, इसमें डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, ऐसे करके, यानी बीम ऐसे करके बेंड हो रही है। अगर वो पहले सीधी थी तो वो टेढ़ी कुछ इस तरह करके हो रही है। तो सिर्फ इसका मतलब ये है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आ रहा है पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी पे जो फासला आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है? अगर आप यहाँ पे जूम करें तो दैट डिस्टेंस इज़ 100 मिलीमीटर्स, ठीक है, जो कि 0.1 मीटर्स बनता है। ओके, तो ये सारी चीज़ मैं आपको क्वेश्चन के एंड पे करने सिखाऊंगा कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह बनती है। या अभी फ़िलहाल आप पॉइंट ले लें कि हमने ये जो एम इज इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू तो हमें पता चल गया ना क्या है, 4824, और जो डी है उसकी वैल्यू 0.1 है। आपको ये बताना था कि डी की वैल्यू 0.1 कैसे आई है, ठीक है। तो हमारे पास एम ए की वैल्यू भी आ गई है अब,
ठीक है। एम ए की वैल्यू भी आ गई है, टी एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी जो कि 340 थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ स्टैटिक यील्डिंग एनालिसिस इस पर अप्लाई करना है, ठीक है, और फिर हमने उस पर एस्मी एलिप्टिकल वाली अप्रोच अप्लाई करनी है। तो फार्मूला ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, एस वाई डिवाइड बाय एस मैक्स, ये हमें पता है गिवन। एन एफ जो है, एन एफ 2.5 है आपका, पता है। तो हम अगर कुछ नहीं पता तो ये नहीं पता हमें कि सिग्मा मैक्स की वैल्यू कैसे आ रही है। तो सिग्मा मैक्स इज़ इक्वल टू ये फार्मूला मैंने आपको जब डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट्स करवाया था तब मैंने आपको ये फार्मूला एट द एंड बताया था कि यील्डिंग एनालिसिस जब करते हैं तो उसमें सिग्मा मैक्स की वैल्यू किस तरह कंप्यूट होती है। तो मैंने वहाँ पे 2 फार्मूलाज डिस्कस किए थे और एक फार्मूला ये था, ये फार्मूला हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो क्योंकि ये फुली रिवर्स बेंडिंग है तो इसमें एम कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और क्योंकि ये स्टडी टॉर्जन है तो उसमें ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा और आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपने सिग्मा ए की वैल्यू निकालनी है और शीयर फोर्स मीन शीयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, के एफ और के एफ एस की बात होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने इसका क्या करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है सेमेस्टर 4 मशीन डिज़ाइन, यहाँ पे हम जो बुक है ये बुक ओपन करते हैं और टेबल 7.1 यहाँ से निकालते हैं कि हमने के टी और के टी एस की वैल्यू कैसे निकालनी है। बाय द वे सर ने ये टेबल में मुझे इस पर बुक में जाने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सर ने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ टेबल 7.1 जो हमारी है। तो उसने क्या किया हुआ है कि उसने कहा हुआ है कि शोल्डर फिलर जो है वो आपका शार्प है, ठीक है, और बेंडिंग में ये वैल्यू लगेगी आपकी और टॉर्शन में ये लगेगी। तो यानी के टी एस की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और ख़ाली जो के टी की वैल्यू वो बेंडिंग से यहाँ से निकलेगी। एस का मतलब है शेयर, और शेयर कब होता है जब टॉर्शन की बात होती है, ठीक है। तो के टी और के टी एस की वैल्यू आपको यहाँ से पता लग गई। तो अब हम यहाँ से क्यू एंड क्यू एस की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो हमें इसी टेबल के अंदर एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, आर बाई डी इज इक्वल टू 0.02, ठीक है। आर बाई डी इज इक्वल टू 0.02। डायमीटर आपको पता है क्या है, वो 150 मिलीमीटर है, ठीक है। उसको आप कर दें 0.1 कर दें, आप 0.150 कर दें, उसको आप 0.02 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास फिर आर की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा नहीं सॉरी प्लीज़, ये मैंने यहाँ पे गलती की है, ये हमने आर की वैल्यू इस तरह नहीं निकालनी, हमने आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। आपने इस टेबल पे जाना है और यहाँ पे आपने मैक्सिमम रेडियस लेना है अपना, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पे इरेज कर दूँ, ओके। तो आपने हमें मैक्सिमम रेडियस लेना है जो कि ये है 4 मिलीमीटर, और आपके पास एस की वैल्यू क्या गिवन है, एस यू टी एस की वैल्यू है 560 एम पी ए विच इज़ इक्वल टू 0.56 मेगा पास्कल्स। तो इसका जो कर्व है इट लाइज समवेयर हेयर, ठीक है। तो 4 को आप यहाँ पे लेकर आएंगे, वो यहाँ पे टच करेगा और इसको आपने स्केल के साथ सीधा कर देना। तो आपकी Q की वैल्यू जो आती है इट इज़ क्लोज टू 0.8 और अराउंड 0.8। तो मैं देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है। तो Q की वैल्यू 0.8 आ रही है और QS की वैल्यू 0.9 आ रही है। आपने रेडियस आर इक्वल टू 4 मिलीमीटर ही लेना है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ भी आ गई। अब आपने यहाँ पे सिंपली इस फार्मूले में पुट कर, अच्छा एक बात और, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको आपने यहाँ पुट कर देना इधर, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। के एफ की वैल्यू पुट करें, के एफ एस की वैल्यू पुट करें, के टी और के टी एस पता था, क्यू और क्यू एस भी पता था, उस फार्मूले में पुट करें कि 1 प्लस क्यू के टी माइनस 1 और के टी एस माइनस 1 करेंगे तो आपके पास के एफ एस आ जाएगा। यहाँ पुट करें, डायमीटर आपने 0.150 लेना है, ठीक है। अच्छा ये जो इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने से पहले आपने इस इक्वेशन को जब फॉर्म कर देना है तो आपने इसको पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी है आपकी, ये वाली, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर देना, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन की शेप आ जाएगी, ठीक है। अच्छा फिर आपने इसको ऊपर ले जाना यहाँ पे,
तो ये जो अंडर रूट है ये इसकी पावर होती है, अंडर रूट की पावर होती है 1/2। तो ये जब आप न्यूमरेटर में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा -1/2, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। ठीक है, डायमीटर आप इसे बाहर निकालेंगे, पाई भी बाहर निकाल लें आप, बल्कि फ़िलहाल अभी आप सिर्फ, ठीक है, आप इसको बाहर निकाल लें। ये बनेगा 1/πd³ रेज़ टू द पावर स्क्वायर ये वाला, और फर्दर रेज़ टू द पावर -1/2। ये 2 से कैंसिल, तो 1/πd³ रेज़ टू द पावर -1, तो ये आ जाएगा πd³। जब आप सारा इसको इससे फ्री कर देंगे तो आपके पास πd³ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं आप इमेजिन करें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, तो ये बन जाएगा πd³। ठीक है, मैं इसको फिर इधर डिवाइड कर दूंगा इससे। ठीक है, इस साइड पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। ठीक है, और ये नेगेटिव जाएगा उधर, और ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा फिर, यानी ये टर्म है, ये कुछ इस तरह करके बनेगी, NF डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू SY मल्टीप्लाई बाय πd³। तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगी NF मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू द पावर 1/2, और ये जो SY है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपकी इक्वेशन इस तरह की शेप लेनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इस 4 को भी बाहर निकालना था, यहाँ पे मैंने गलती की है, इस फार्मूला के अंदर मैंने, अच्छा नहीं, ठीक है, ये 32 है और ये 16 है। ठीक है, अगर आप इसको भी स्क्वायर लेके बाहर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप देखें, आप 16 कॉमन ले लें आप। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 आता है, 16 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अंदर रह जाएगा 2। ठीक है, और वह बाद में स्क्वायर होके सारी, अगर आप इसको सॉल्व करें ना, तो आपकी इक्वेशन में कहना ये चारों एट द एंड ये बनती है। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें डायमीटर फाइंड करने के लिए। SY की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, KF की वैल्यू हमने फाइंड की थी, KFS की भी फाइंड की थी, MA की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी, सॉरी MA की वैल्यू हमने फाइंड की थी, और TM की वैल्यू भी हमने क्वेश्चन में गिवन थी। हमने पुट किया, डायमीटर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमने फटीग फेलियर एनालिसिस लगाना है। ठीक है, तो फटीग फेलियर एनालिसिस लगाने के लिए अगर आप एस में इलिप्टिकल इक्वेशन देखें, SE हमें नहीं पता है, हमने फाइंड करना है, SY हमें पता है, B और A के लिए हमें पता है कि आपका ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। KFS भी पता है और KF भी पता है। तो फिर सारी परेशानी किस बात की है, SE की, वो हमें नहीं पता। SE फाइंड करने के लिए हमें एंड्योरेंस करेक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन एक मसला है, डायमीटर तो हमने फाइंड करना है, तो फिर हम यहाँ पे KB कैसे फाइंड करेंगे। KB फाइंड करने के लिए हम KB को ना एज्यूम कर लेंगे 0.85। ठीक है, और फिर हम उसको एंड्योरेंस करेक्शन में करेंगे, और K इज़ इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये बात नहीं मेंशन कि आपने रिलायबिलिटी गोल क्या लेना है। ठीक है, नहीं, क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो आप ले लेंगे इसको 1। ठीक है, 50% एज्यूम करके आप ले लेंगे 1। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे, आपकी SE की वैल्यू 200 मेगापास्कल्स आती है। आप इसको फिर इस फार्मूला में पुट कर देंगे, ये जो फार्मूला है ये वाला। ठीक है, A और B की वैल्यूज़ भी हमें पता चल गई हैं, KFS की वैल्यू पता है, TA और TM और MA की वैल्यू भी पता है। वो हम जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास डायमीटर की वैल्यू आती है 53.8 मिलीमीटर्स। ठीक हो गया, तो ये आप डेस्मोस में टाइप करके देख लें, आपका आंसर यही आता है। आप कैलकुलेटर पे भी करके देख लें, आपका ये आता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा आगे 53.8 मिलीमीटर। अब हम इसको यूज़ करते हुए दोबारा KB की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस KB की फार्मूला लगा के, क्योंकि KB का फार्मूला क्या था, अगर आप वापस शीट्स में जाएं तो KB की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है डायमीटर। अब डायमीटर आपका आ रहा है 53.8 मिलीमीटर, तो इसका मतलब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप 53.8 पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है, 53.8 पुट किया यहाँ पे, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप
वो जो आपका पहला फार्मूला आ रहा था जहाँ पे आपने 0.85 लिया था उसकी जगह, उसकी 0.85 लिया था ना, उसकी जगह आप 0.807 पुट करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे इसकी जगह 0.807 पुट कर दें आप, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर इसको दोबारा यहाँ पुट करें और आपका आंसर क्या आ रहा है 54.20। इसका मतलब क्या है कि हमने तो फाइंड क्या किया था, हमने डायमीटर क्या फाइंड किया था 53.8। 53.8 पे हमें 54.2 मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी अभी भी एरर आ रहा है। हम दोबारा एंड्योरेंस लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब हम जो साइज़ की वैल्यू है उसमें 54.2 पुट करेंगे। तो अब मैंने साइज़ में पुट किया 54.2, और अगर आप टेबल देखें तो अभी भी उसी रेंज में 51 और 250 की मिलीमीटर के दरमियान में है, तो हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे। तो आपके पास अब जो वैल्यू आती है ना एस ई की एंड्योरेंस करेक्शन करने की, उस फॉर्मूला में पुट करने के बाद वो ये आती है। इसको फिर आप यहाँ पुट करेंगे। ये मैंने रेड इसलिए किया हुआ क्योंकि सब कुछ सेम है, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही है। और आपका आंसर अब आएगा 0.80, सॉरी आपका आंसर आएगा 54.35, जो कि बहुत करीब आ गई है, लेकिन फिर भी इक्वल नहीं है। अब हम दोबारा इसको पुट करेंगे। मैंने इसको यहाँ पुट किया, हमारे पास 0.80 आ गया, ठीक है। के बी की वैल्यू 0.80 आ गई, जो कि यहाँ पे हमें मिल रही थी, सेम वैल्यू आ रही है। इसका क्या मतलब है कि एस ई की वैल्यू भी सेम होगी। इसको यहाँ पुट करेंगे फिर तो हमें 54.35 ही मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर है 54.35 मिलीमीटर, ठीक है। अब एसमी कोड हम बाद में करेंगे। हमारा आंसर बहरहाल 54.35 आ रहा है। हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करना कि ये शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह बन रही है, और ये सारे स्टेप्स आपको समझाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं पावर पॉइंट पर, और हम मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है, यस। तो अब हम क्या करेंगे कि हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस करेंगे। प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे वो सब कुछ निकाल लूँ जो मुझे चाहिए ये सब करने के लिए। ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही डायग्राम बना रहा हूँ कि ये मेरे पास मेरी डायग्राम आ गई। यहाँ पर ये मेरा पॉइंट सी है, यहाँ पे फोर्स एफ सी लग रही है, यहाँ पे फोर्स लग रही है एफ बी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है 340 का, और यहाँ पे मेरे पास एक फोर्स ऐड कर रही है जो कि हमने शुरू में कंप्यूट की थी, क्या आ रही थी 4824 न्यूटन्स, ठीक है। मैं आपको फिर ज़रा जाके दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कहाँ पे आ रही है वो फोर्स आपके पास। वो फोर्स आपके पास आ रही है ये इधर, ठीक है, सॉरी ये आ रही है। इसको हम यहाँ पुट करेंगे, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फर्दर एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि हमें ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स अलॉन्ग एफ एक्स आर इक्वल टू 0। आप देख लें यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा, और हम समीशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स अलॉन्ग वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं एफ बी प्लस एफ सी इज इक्वल टू 4824 न्यूटन। ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब हम लेंगे मोमेंट अबाउट सी। अच्छा, एक बात और मेंशन कर दूँ, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है ये है 0.25
मीटर्स। और ये जो डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता। इसका मतलब है कि हम मोमेंट अबाउट, ये अगर पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो हम मोमेंट अबाउट पॉइंट ए नहीं लेंगे क्योंकि हमें उसके लिए डिस्टेंस चाहिए। हम लेंगे तो सिर्फ मोमेंट अबाउट जो है पॉइंट सी ले लेंगे, ताकि हमें ये ए वाला डिस्टेंस काउंट ना करना पड़े कहीं पे। ठीक है, तो हम लेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इज़ इक्वल टू 0, तो माइनस एफ बी मल्टीप्लाइड बाई 0.25। आप ये देखें कि ये जो फोर्स है ना ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, और किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, सी की। तो अगर आप इसको बीम को इस तरह करके बनाएं और यहाँ पे अगर ये पॉइंट सी और यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो इट मीन्स इट टेंड्स टू मूव द बीम इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए माइनस एफ बी आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई 0.25। सॉरी, ये पॉइंट बी है ये। ठीक है, तो 0.25 फासला है पॉइंट सी से इसका। एफ बी जो है नेगेटिव ले ली क्योंकि क्लॉकवाइज है। फिर माइनस 4824 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, क्योंकि ये आपकी फोर्स एक्ट कर रही है और ये जो फासला है पॉइंट सी तक का ये 0.1 है। ठीक है, और ये भी नेगेटिव इसलिए लगेगी क्योंकि अगर आप पॉइंट सी ये मान लें आप, सॉरी मैं आपको गलत बता रहा हूँ, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट सी के रिस्पेक्ट से देखें तो इट टेंड्स टू मूव इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए एफ बी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि अगर आपका ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है और ये फोर्स लग रही है जो कि 4824 है, तो इट टेंड्स टू मूव द बीम इन व्हाट डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने नेगेटिव डाला है, ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है। और फिर दूसरा आपके पास आ जाता है, आपके पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले ही मूव कर रही है 340, तो आप इसको माइनस 340 लेंगे इज इक्वल टू 0। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास एफ बी की वैल्यू आती है माइनस 3289.6 न्यूटन्स। ठीक है, और इसको जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास एफ सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8113.6 न्यूटन्स। ठीक है, अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे जो एफ बी था ना, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने तो ये ऊपर ली थी। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव आ रही है तो उसको नीचे कर देते हैं हम। अच्छा, मुझे ये इसको इरेज नहीं करने दे रहा, चलें कोई बात नहीं, तो मैं इसको वैसे ही यहाँ पर सिंबलाइज कर देता हूँ कि ये जो फोर्स है ना, नाउ इट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है इसलिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सेक्शन बिटवीन बी एंड सी, क्योंकि हमने मोमेंट्स फाइंड करने हैं, उसकी इक्वेशन सारी बनानी है हमने। तो सेक्शन बिटवीन बी एंड सी इज़ दिस, यहाँ पर एक फोर्स ऐड कर रही है वो ये है, उसको मैं कहता हूँ ये वी एक्स है, और फिर हमारे पास यहाँ पर एक मोमेंट ऐड कर रहा है, वो मोमेंट हमारे पास क्या ऐड कर रहा है, एम एक्स, और मैंने एज्यूम किया उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक फोर्स है 4824 न्यूटन्स। ओके, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास x है, ये हमें नहीं पता क्या है। ये डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सी एंड डी। अगर सी एंड डी होता तो हम कहते हैं 0.1 मीटर्स है फासला, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता तो हम इसको x कह रहे हैं। तो ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हो गई, सेक्शन बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है सेक्शन बिटवीन सी एंड डी के। अच्छा, हमने लेना है सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट y इज़ इक्वल टू 0, तो वो आप देख लें, आपके पास सिर्फ y डायरेक्शन में दो फोर्स ऐड कर रही हैं, वी एक्स ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में 4824 इक्वल टू 0 आ जाएगी। वी एक्स इज इक्वल टू 4824 न्यूटन। इसका मतलब जो आपका फोर्स एट पॉइंट सी ऐड कर रही है ये वाली फोर्स है। ठीक है, तो ये देख लें आप। ओके, वी एक्स आपके पास आ गया, डेफिनेटली एफ एक्स के अलॉन्ग सारे कंपोनेंट 0 हैं। अब हमने फाइंड करना है मोमेंट एट एक्स, मोमेंट अबाउट एक्स इक्वल टू 0 फाइंड करना है आपने। तो आप देखिए मैंने क्लॉकवाइज ली है, तो नेगेटिव माइनस एक्स, और इस फोर्स का यहाँ से इस पॉइंट तक का जो फासला है ना, वो है जो मोमेंट बन रहा है वो बन रहा है माइनस, क्योंकि अगर आपकी ये बीम है
ये फोर्स लग रही है, इट टेंड्स टू मूव इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए और क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। तो ये बनेगा -4824 टाइम्स एक्स, ये एक्स ये वाला फासला है, हम कहते हैं ना फोर्स इंटू डिस्टेंस, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एम एक्स आपके पास बनता है -482 4824x, ठीक है। अब आपके पास x का रिलेशनशिप आ गया यहाँ पे, हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सेक्शन बिटवीन सी एंड डी। तो पॉइंट सी का डी से क्या फासला बनता है 0.1, आप यहाँ पे x इक्वल टू 0.1 पुट करके देखें तो आपके पास जो एम एक्स की जो वैल्यू बनती है एट पॉइंट सी वो है -482.4 न्यूटन मीटर्स। एट पॉइंट सी, ठीक है। तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है ना वो पॉइंट सेक्शन बी और सी के दरमियान में डी से लेकर सी तक जो आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। अब हम लेंगे सेक्शन बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। तो मैं ज़रा अगली स्लाइड पे जाना है, तो मैं ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये तो सारा ही सिलेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको अब सेलेक्टिव स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी और स्लाइड्स हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमने क्या लेना है, हमें लेना है सेक्शन बिटवीन, ये 4C4824 सेक्शन बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। अब मैं इसकी जनरल से यहाँ पे बॉडी बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम देखें। अब आप ये आपकी फोर्स लग रही है, ये आपकी वो फिगर है, ठीक है। ये आपके पास फोर्स सेट कर रही है 4824, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगी Vx, यहाँ पर भी एक बेंडिंग मोमेंट ऐड करेगा Mx, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बस एक बात है कि जो टोटल फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है x, हमें नहीं पता क्या है। लेकिन जो फासला ये है ना, ये वाला, अच्छा यहाँ पर भी फोर्स लग रही है। अगर आप देखें पॉइंट सी पर आ गया ना, अब पॉइंट सी पे एफ सी फोर्स लग रही है, तो एफ सी इज़ इक्वल टू वट, इट इज़ इक्वल टू जो हमने कैलकुलेट किया है 8113.6 न्यूटन्स। दूसरी बात यहाँ पर एक फासला है, ये जो यहाँ से लेकर जो फासला यहाँ तक का है वो है 0.1 मीटर्स, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ लेबल कर दिया यहाँ पे। अब मैं आपको इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एट y इज इक्वल टू 0, तो Vx आपका ऊपर लग रहा है और जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है वो आपका क्या लग रहा है 4824, और फिर आपके पास ऊपर डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही है ये वाली Fc, तो वो होगी, अच्छा इसको नेगेटिव लेना था, सॉरी, +8113.6 इक्वल टू 0, तो Vx इज़ इक्वल टू 3289.6। तो डेफिनेटली जो फोर्स लग रही है ये फोर्स लग रही है एट पॉइंट बी, ये शेयर फोर्स की फोर्स है एट बिटवीन पॉइंट सी से लेके डी तक, ठीक है। और एट पॉइंट बी ये फोर्स लग रही है। हमने पहले कंप्यूट कर लिया था यहाँ पर कि हमारी जो फोर्स लग रही है सी तक क्या लग रही है, डी से सी तक, और अब ये जो फोर्स है ये सी से बी तक की है, ठीक है। अब हमने मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो हम कह देंगे कि सम ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये वाला जो मोमेंट है कि क्लॉकवाइज दिया हुआ है तो ये -mx आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये जो फासला है, ये फासला 482 फोर्स यहाँ पे लग रही है ना, ये इस लाइन के लॉन्ग लग रही है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है x। तो हम कहेंगे दैट इज़ इक्वल टू -4824 टाइम्स x, और फिर आपने इसको ऐड कर देना है दूसरा जो मोमेंट आपने लेना है Fc का। तो Fc का यहाँ से ये जो फासला है, ये फासला क्या है, मैं ज़रा एक मिनट थोड़ी सी रेस करूँ ताकि हमें बेहतर समझ में आ जाए। ये इसका जो फासला है ना, अगर ये सारा फासला x है और ये 0.1 है, ये 0.1 है अगर, तो ये जो फासला बनेगा ना ये बनेगा x माइनस
0.1, ठीक है। तो ये हमारे पास फासला बन रहा है, तो ये बनेगा 8113.6 टाइम्स x माइनस 0.1 इक्वल्स टू 0। इसको जब मैं सब कुछ, अच्छा आपने सिर्फ mx को उधर ले जाना है इस हैंड साइड पे, ये सारी चीज़ टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। आज जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो ये है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट बी है वो किस फासले पे आ रहा है? पॉइंट बी आ रहा है 0.25 सी से लेके, और डी से लेके उसका फासला बनता है, वो बनता है 0.25 प्लस 0.1, जो कि x इज इक्वल टू 0.350 पे पॉइंट बी आ रहा है। आप वो यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास जो mx की वैल्यू आती है वो आती है 340 न्यूटन पर मीटर। और हमें क्वेश्चन में वैसे ही गिवन है कि जो पॉइंट ए है ना उसकी जो वैल्यू बन रही है ना मोमेंट की, वो बन रही है 340 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब जो पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक आपकी जो मोमेंट की वैल्यू है वो सेम बनेगी, ठीक है। अब हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा लास्ट सेक्शन रह जाता है, और वो जो सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। उसके लिए फिर मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका मैं स्क्रीनशॉट ले ही लेता हूँ। तो देखें अब आप यहाँ पे इसको मैं नीचे फर्दर एक्सपैंड कर देता हूँ। अच्छा एक बात आपको बता दूँ, हमें सेक्शन बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको अच्छा बल्कि मैं नहीं करता कैलकुलेट टाइम बचाने के लिए। मैं आपको उसका जो सोल्यूशन मैंने पेपर पे लिखा है मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। सेक्शन बिटवीन ए एंड बी किस तरह कैलकुलेट करना है, तो हमें करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कहा है आपने सेक्शन लेना है 250 mm वाला, और 250 mm वाला जो सेक्शन है ना बिटवीन पॉइंट बी एंड सी बन रहा है। अब हम इसकी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो सारा डाटा है ना वो हम एक तरफ निकाल लेते हैं कि हमारे पास क्या है। देखें हमारे पास एफ बी जो है वो है -3289.6, ठीक है। बल्कि आप इसको छोड़ें, आप सीधा ये सारा डाटा आप निकाल के एक पेज पे लिखेंगे ना, तो और जब आप उसको सारा प्लॉट करेंगे तो वो ये वाली डायग्राम बनेगी, ठीक है। ये वाला जो सारा फासला है ये हमने कैलकुलेट किया था, हमारे पास आ रहा था ये 4824, ठीक है। फिर ये वाला जो फासला है ये वाला, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास एफ सी की वैल्यू है। देखें अगर यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है। तो अच्छा ये वाली वैल्यू, सॉरी मेरे को थोड़ा मैं, अच्छा ठीक है हाँ, तो ये वाली जो सारी वैल्यू है ना ये वाली भी वही रहेगी 4824, ठीक है। तो 8113 यहाँ तक, फिर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलती है आपको, एक मिनट रुकिए ज़रा, मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। ये आपकी एफ बी की जो वैल्यू आ रही है ना वो एफ बी की वैल्यू आ रही है 32896। आप यहाँ पे ऊपर जाते हैं पॉजिटिव, फिर एफ सी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। आप नीचे जाते हैं, फिर आप यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं उसको, आपका जो दूसरा वाला हिस्सा है एफ बी को, ठीक है। लेकिन खैर ये शेयर फोर्स है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ से देखें हमने पहले क्या कैलकुलेट किया था, हमने कैलकुलेट किया था कि जो सेक्शन बिटवीन सी एंड डी है उस पर जो मोमेंट एट सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 482.4 नेगेटिव आ रही थी न्यूटन मीटर, तो वो मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है, ये देखें। फिर आपका सेक्शन बिटवीन बी एंड डी जब हम करते थे तब हमारे पास जो मोमेंट की वैल्यू आती थी एट पॉइंट बी वो आती थी 340 न्यूटन मीटर, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और क्वेश्चन में हमें गिवन था कि पॉइंट ए पे 340 न्यूटन पर मीटर लग रही है, तो उसको हम इसी डायरेक्शन में मूव कर देंगे आगे,
ठीक है। तो हमें पता चलता है कि हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ लग रही है और मिनिमम यहाँ लग रही है, तो हम ये वाला फासला लेंगे जो कि बनता है 0.1 मीटर्स। ठीक है। तो अब ये सारी क्वेश्चन की डिटेल मैंने डिस्कस कर ली है। आई होप कि ये आपका काम आसान करने में आपकी हेल्प करेगा।